गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसके एंड में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों की प्रिपरेशन को बहुत इफेक्ट करता है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब समझ लें हम पहले, तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर को समझने में फिर बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन का अगर शाब्दिक अर्थ हम ले तो ये होता है प्रतिकूल। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल वो जो हम जिसमें आसानी से अपना सामंजस्य बैठा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। प्रतिकूल वो जहाँ पर हमें अपने एडजस्टमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स इशू आते हैं। राइट। प्रिपरेशन टाइम पे अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ बिग इशू। अब ये बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी तैयारी पे, और ये इफेक्ट जो पड़ता है ये कैसे पड़ता है ये डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ अननेसेसरली पोस्टपोनिंग डिसीजंस और एक्शंस। प्रोक्रास्टिनेशन वो आपकी प्रतिक्रिया है, वो आपकी अपनी तरफ से लिए जाने वाली निर्णय क्षमता है जो आपको किसी भी काम को डिले करने के लिए बार बार बाध्य करती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मन था कि मैं 4 बजे से पढ़ने बैठूंगा और 3:30 बजे से मेरे मन में ये आना शुरू हो गया कि यार चलो 4 बजे से नहीं करते हैं, इसको 5 बजे से कर लेंगे, इसको 6 बजे से कर लेंगे, इसको 7 बजे से कर लेंगे, और हम उन चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं। ये जो टालने की प्रक्रिया है यही है प्रोक्रास्टिनेशन, और इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है आपकी स्टडी पे। स्टडी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जब हम चीज़ों को टालेंगे तो उनको करने में डिले होगा, और जब ये डिले होगा तो ये हमें बहुत बड़ा लॉस देने वाला है। राइट। प्रोक्रास्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ अननेसेसरली पोस्टपोनिंग डिसीजंस और एक्शंस। इनके सिंबल्स क्या हैं, इनके साइंस क्या हैं? हम कैसे जाने कि हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं या प्रोक्रास्टिनेशन हमारी हैबिट हो चुका है? वो साइंस कैसे हैं? जैसे पहला साइन है वेटिंग फॉर डेडलाइन टू गेट स्टार्टेड। इस पे कई चुटकुले भी हम लोगों ने सुने हैं, कई बच्चों ने बहुत से चुटकुले सुनाए भी हैं, और कई बार हम लोगों ने इनको अखबारों में भी चुटकुलों को पढ़ा है कि पेपर के 6 महीने पहले मन में ये ख्याल आने लगता है कि अच्छा साहब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक दिन बाद कर लेंगे, अभी तो 6 महीने बाकी हैं, 1 महीने बाद कर लेंगे, 5 महीने रह गए, अभी 5 महीने बाकी हैं, 4 महीने बाद कर लेंगे, 4 महीने रह गए, अभी 4 महीने बाकी हैं, 1 महीना और रुक लेते हैं, फिर रुक गए, 3 महीने बचे, 2 महीने बचे, 1 महीने बचे। आखिरी में ये हुआ कि अब 1 हफ्ते बाद पेपर है, और हमारी इस प्रोक्रास्टिनेटिंग हैबिट ने चीज़ों को टाल करके उस डेडलाइन तक पहुंचा दिया है जहां पर अब हमारे पास समय नहीं बचा है। जो पढ़ाई हमने अपनी पेंडिंग कर रखी थी, जो हम बार बार टाल रहे थे अपने आलस के चलते, अपने डिसइंटरेस्ट के चलते, अब स्थिति ये हो गई है कि वो बिल्कुल सामने खड़ा है और अब हमारे पास समय नहीं है। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट है ये कई बार आपको डेडलाइन तक पहुंचा देती है और ऐसी जगह ला करके खड़ा करती है जहां आपके पास फिर करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो पहला साइन तो है वेटिंग फॉर डेडलाइन टू गेट स्टार्टेड। दूसरा है परफॉर्मिंग टास्क यू इंटेंडेड टू डू डेज बिफोर। अब आप समझिए, परफॉर्मिंग टास्क यू इंटेंडेड टू डू डेज बिफोर। हम काम ऐसे समय पे उठाना शुरू करते हैं जिसे हमें महीनों पहले शुरू कर लेना था, हफ्तों पहले शुरू कर लेना था। ये भी प्रोक्रास्टिनेटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, एक पहचान है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्रोक्रास्टिनेटिंग का शिकार हैं, आपको इससे बचने की ज़रूरत है। क्यों? मान लीजिए हम इसी पॉइंट को अगर डिटेल में डिस्कस करें। मैंने ये तय किया था कि मैं 20 सितंबर से केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, और मैंने ये मान करके तय किया था कि जब मैं 20 सितंबर से केमिस्ट्री का रिवीजन शुरू करूंगा तो मेरे पास 4 महीने का समय होगा। मैंने टाइम शेड्यूल भी बनाया था, सारी प्लानिंग भी की थी, मगर वो 20 सितंबर को शुरू किया जाने वाला समय आज 5 नवंबर है और मैंने शुरू नहीं किया है, और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और मैंने 1 से 1.5 महीने का एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड खो दिया है। राइट। परफॉर्मिंग टास्क यू इंटेंडेड टू डू डेज बिफोर। जो बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था उसको एंड में आकर के हम शुरू कर रहे हैं, उसको बिल्कुल एंड पॉइंट पर आकर के शुरू कर रहे हैं। ये भी प्रोक्रास्टिनेटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और आप अपने आप को रिलेट करते हुए चलिएगा इस वीडियो में। आपको मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ इससे अपने आप को रिलेट करिए, और वीडियो देखने के साथ साथ लगातार ये सोचने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा आपके साथ हुआ है, और आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि हाँ ऐसा आपके साथ हो रहा है या हुआ है या होने की संभावना बन रही है। राइट। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूअसली सेइंग आई विल डू इट टुमारो। करेंगे नहीं, बस ये कहते रहेंगे कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कल से कर लेंगे, हम परसों से कर लेंगे, हम नरसों से कर लेंगे।
अच्छा, होता क्या है, इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जब भी हमारे मन में ये बात आती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, इसको मुझे करना है, तो कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेटिंग का एक बेसिक इफेक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, वो आप समझिए। प्रोक्रास्टिनेटिंग एक ऐसी हैबिट है जो तब पैदा होती है जब आप किसी ऐसे टास्क को टारगेट में लेते हैं जिसमें या तो आपका इंटरेस्ट नहीं होता। इसको हम हालांकि आगे भी डिस्कस करेंगे, मगर थोड़ा सा एक ब्रीफ में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि या तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, या वो टास्क हमारे लिए टफ होता है, या उस टास्क को करने में हमें मज़ा नहीं आता, हम उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। जब इस तरह की फीलिंग्स आनी शुरू होती हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर के, अब हमें याद करना अच्छा नहीं लगता, टहल के याद करने का मन नहीं होता है, याद करने का काम हम लगातार टाल रहे हैं, तो ये प्रोक्रास्टिनेटिंग ही है, राइट। तो अब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने आप को ये कह करके लगातार संतुष्ट करते हैं कि अच्छा आज नहीं मगर कल सुबह से पक्का कर लूँगा, अच्छा कल नहीं तो परसों सुबह से पक्का कर लूँगा। और ये आप घर पे बहुत इत्मीनान से अपने डेली रूटीन वर्क में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही है। अगर आप प्रोक्रास्टिनेटिंग का शिकार हैं, ये आप देखना चाहते हैं, तो इसको देखने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने डेली रूटीन में उन कामों के बारे में ध्यान देने की कोशिश करिए जिनको आप लगातार टाल रहे हैं। आप हॉस्टल में रहते हैं, कपड़े गंदे पड़े हैं, आज धो लेंगे, मन हुआ नहीं धोते, चलो कल धो लेंगे, परसों धो लेंगे, नरसों धो लेंगे। आखिरी में स्थिति ये हो गई कि जब एक जोड़ी कपड़ा बचा हॉस्टल में और कोचिंग पहन के जाने के लिए या स्कूल पहन के जाने के लिए और कपड़े नहीं बचे, तो झक मार करके हमको वो काम करना पड़ा। वो काम हम करना क्यों नहीं चाह रहे थे, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हमें मज़ा नहीं आता उस काम को करने में, तो हम लगातार उसको टाल रहे थे, मगर है वो डेली रूटीन वर्क का हिस्सा ही। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो क्या रहा है, ये प्रोक्रास्टिनेटिंग ही तो है। अपने काम को लगातार टालने की इच्छा ही तो है, अपने उस काम को टालने की इच्छा जो आपको प्रतिकूल महसूस हो रहा है, जो आपको ये महसूस करा रहा है कि इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। Delaying through though you know how important it is to get started। देखिए ध्यान से देखिए, Delaying though you know how important it is to get started। अब मुझे ये पता है कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ या नीट की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे ये पता है कि जो सिलेबस मुझे पढ़ना है इसे ऑन टाइम ख़त्म करना है, बल्कि ऑन टाइम से पहले ख़त्म करना है ताकि हमको कुछ समय रिवीजन के लिए मिल सके, राइट। अब हम कर क्या रहे हैं, Delaying though you know how important it is to get started, यानी ये जानते हुए भी कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे करना है, इसको किए बिना हमारा टास्क नहीं होने वाला, इसको किए बिना हमारा टारगेट अचीव नहीं होने वाला, तो इस पर हमें फोकस करना है। मगर हमारी एक हैबिट फॉर्म हो गई, एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी है बच्चों। अब ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है, हमको करने नहीं दे रही है, ये हमको बार बार पोस्टपोन करा रही है, अरे बाद में कर लेंगे, अरे बाद में कर लेंगे, अरे बाद में कर लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है इस बात की कि आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि कोई काम जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा था, आपने उसे टाल दिया है, ये प्रोक्रास्टिनेटिंग ही है। आइए आगे चलते हैं। पोस्टपोनिंग वर्किंग ऑन थिंग्स यू डोंट लाइक टू डू। अभी मैं कह रहा था कि मुझे याद करने की इच्छा नहीं होती है, मुझे रटंत विद्या वाले सिस्टम पे बिलीव नहीं होता, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, तो मैं क्या करूँगा, जब भी याद करने के लिए कॉपी लेकर के बैठूंगा उससे 10 मिनट पहले मेरे मन में आ जाएगा यार चलो 1 घंटे बात कर लेंगे, या चलो 2 घंटे बात कर लेंगे, या चलो इसको कल कर लेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपने उस टास्क को लगातार टालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। घर से तैयार होकर उतरना है, नीचे जाना है, जाकर के एक कॉपी और पेन लेके आना है क्योंकि कॉपी ख़त्म हो गई है, पेन में इंक कम बची है और अभी आगे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। अब नीचे उतर के वहाँ जाने में आलस बाधक है। बॉडी करिए कंफर्ट में बैठे रहो, चुपचाप आराम से बैठे रहो, बड़ा मज़ा आ रहा है, उठ के जाने की क्या ज़रूरत है, कपड़े पहनोगे, चेंज करोगे, उतरोगे, जाओगे, इतनी दूर होके आओगे। हम क्या करेंगे, चलो अभी छोड़ देते हैं, शाम को ले लेंगे, अभी जो करना था वो शाम को कर लेंगे। हम कर क्या रहे हैं, अपने उस काम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं आगे टाइम फेज़ में जिसमें हमारा करने के लिए इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। यानी हर वो काम जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा हम उसे प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। मगर समझना ये ज़रूरी है कि भले ही हमारा इंटरेस्ट नहीं हो, भले ही याद करने में हमारा मन नहीं लग रहा हो, भले ही मैथ एक फिज़िकली टफ, मैथ एक मेंटली टफ टॉपिक है और उस मैथ को उठा करके बैठ के पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो हमको नेगेटिविटी फील कराता है, हम मैथ पढ़ने से बचेंगे। बायो याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है, याद करने की हैबिट नहीं है, हम बायो पढ़ने से बचेंगे। हम रिवीजन करने बैठना चाहते हैं मगर रिवीजन करने में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, हम उससे बचेंगे और इन चीज़ों को करने के बारे में सोचेंगे बहुत मगर करेंगे नहीं। ये बहुत नेगेटिव है, ये बहुत घातक है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी सक्सेस के लिए।
डिलेइंग स्टार्टिंग टास्क दैट लुक अनअपीलिंग। बात लगभग वैसी है जैसी बात यहाँ पर थी कि कोई काम जो मुझे अपनी ओर नहीं खींचता है, जिसमें मुझे ये फील हो रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या जो करने में मुझे ये लग रहा है कि मैं करना तो चाहता हूँ मगर उस काम को करने का इंटरेस्ट उस काम के बारे में सोच के ही नहीं महसूस हो रहा है, तो हम उस चीज़ को पोस्टपोन करना शुरू करते हैं। बहुत मोटी सी बात है, अगर एक सेंटेंस, एक सिंपल से सेंटेंस में इस बात को हम समझें तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है हर वो चीज़ जो हमारे दिमाग को नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है, हर वो चीज़ जिसे करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, हर वो चीज़ जिसे करने से पहले हमको ये फील होने लगता है कि यार इसको टाल देते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, इससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होने वाला है। ऐसी हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो प्रोक्रास्टिनेशन की कैटेगरी में आता है। ऑलवेज हैविंग एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम, ये तो भैया बड़ी कॉमन सी बीमारी है, ये बीमारी सबके साथ है। 99% पीपल ऑन अर्थ आर सफरिंग फॉर द सेम डिजीज़। हमारे पास एक्सक्यूज़ होते हैं। अब एक्सक्यूज़ क्यों होते हैं? बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। ये इंटर रिलेटेड क्यों हैं, इसको ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। राइट और रॉन्ग? कंफर्ट जोन मतलब जहाँ दिमाग पे प्रेशर ना हो, कंफर्ट जोन मतलब जहाँ दिमाग किसी स्ट्रेस में ना हो, कंफर्ट जोन मतलब जहाँ पर हम अपने आप को कूल एंड काम फील करें। अब ये जो कंफर्ट जोन है ब्रेन का, ये मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उस एनवायरनमेंट को ब्रेन अपने चारों ओर क्रिएट कर लेता है। ठीक, वो एम्बियंस क्रिएट कर लेता है। जैसे ही हम उस पर्टिकुलर एम्बियंस में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। और ये जो मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, ये स्ट्रेस को और बड़े पैमाने पे पैदा करती है, टेंशन को और बड़े पैमाने पे पैदा करती है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो हमारे फिजिकल एक्शंस में दिखने लगता है। हम इरिटेटेड दिखने लगते हैं, बात बात पे चिल्लाने लगते हैं, बात बात पे गुस्सा होने लगते हैं। यानी बात फिर वही आ गई जो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, उससे पहले वीडियो में भी कहा था कि हाउ ब्रेन वर्क्स, ये समझे बिना आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी मेंटल एबिलिटी से, जो अपनी ब्रेन पावर से आप करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर सकते। तो ब्रेन को समझने के लिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि एक वीडियो पड़ा है इसी चैनल पे, हाउ ब्रेन वर्क्स, उसको ज़रूर देखिए। राइट, खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑलवेज हैविंग एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। अगर कोई काम मैंने वक्त पे नहीं किया है तो ये मेरी फॉल्ट है। बिल्कुल एग्री होंगे आप इस बात से। अब ये जो फॉल्ट है, हम जब गलती करते हैं तो क्या होता है, मन में आत्मग्लानि पैदा होती है, मन में ये बात पैदा होती है कि यार ये हमने गलत किया, ये चीज़ हमको करनी थी, हमने नहीं की। जब कोई भी नेगेटिव थॉट किसी काम को ना करने से पैदा होगी तो वो हमारे मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी। अब वो मेंटल बैलेंस जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसे वापस उसी कंफर्ट जोन में लाने के लिए ब्रेन आपको कई एक्सक्यूज़ के बारे में सोचने पे मजबूर करेगा, और आप एक्सक्यूज़ सोचने लगेंगे। एक्सक्यूज़ कैसे? जाना तो था यार, मगर ये काम इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा पहले ये कर लूँ फिर वो कर लूँगा। मुझे वहाँ इतने बजे पहुँचना था, मगर चलो ठीक है मैं कह दूँगा कि थका बहुत था, उलझन बहुत थी, नींद आ रही थी, सो गया, इस वजह से नहीं आया। मतलब बेवजह की एक्सक्यूज़, ऐसे एक्सक्यूज़ जिनका कोई बेस नहीं है, ऐसे एक्सक्यूज़ जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे एक्सक्यूज़ जो एक्चुअली फैक्ट नहीं है, हम यूज़ कर लेंगे। उससे क्या होगा, हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे कि हमने वो नहीं किया, उसके पीछे कारण ये है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। अब कॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, बिकॉज द ड्राइव टू डिले इज स्ट्रॉन्गर देन देयर ड्राइव टू एक्ट। आपकी इच्छा शक्ति काम को टालने की बड़ी है उस इच्छा शक्ति के मुकाबले में जो आपको काम को करने के लिए चाहिए। यानी आपकी नेगेटिव मेंटल थॉट, आपकी नेगेटिव मेंटल एनर्जी आपको नेगेटिव कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपके पास जो एक्ट करने की इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति है, उससे ज़्यादा तगड़ी इच्छा शक्ति काम को टालने की आपके अंदर पैदा हो गई है। द ड्राइव टू एक्ट रिप्रेजेंट्स हाउ स्ट्रांगली ड्रिवन। ठीक, आप किसी काम को कितना मन से करना चाहते हैं, कितना इच्छा शक्ति के साथ करना चाहते हैं, वो द ड्राइव टू एक्ट, काम करने की इच्छा शक्ति, रिप्रेजेंट्स हाउ स्ट्रांगली ड्रिवन। यानी जो काम करने की इच्छा शक्ति है, ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप किस हद तक काम को कर ले जाएंगे। राइट, अगर ये इच्छा शक्ति कमज़ोर है,
यहाँ कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर ये इच्छा शक्ति कमज़ोर है, यानी किसी काम को करने की जो इच्छा हमारे अंदर है, उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी जो डेप्थ है, अगर वो हमारे अंदर कम है तो हम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, यानी हम टास्क को डिले करने वाली इच्छा शक्ति को खुद ही बढ़ावा देंगे। यानी जब जब हम किसी काम को टालेंगे, हम इस बीमारी को अपने ऊपर और चढ़ा लेंगे, इस बीमारी के और गिरफ्त में आ जाएंगे। तो इसका पहला कदम तो यही है भाई कि अगर प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है, अगर काम को डिले करने की आदत पड़ने से बचना है, तो काम को समय पे करना शुरू करना हमारी ज़रूरत है। द ड्राइव टू डिले रिप्रेजेंट्स हाउ स्ट्रांगली पीपल फील पुश्ड टू अवॉइड टेकिंग एक्शंस। ये बड़ी मज़ेदार बात है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहने की कोशिश की गई है कि आपको काम को टालने की जो आदत पड़ गई है, आपको काम को टालने की जो आदत पड़ गई है, द ड्राइव टू डिले रिप्रेजेंट्स, ये प्रदर्शित करती है कि आप कितना स्ट्रांगली इस बात से प्रभावित हैं कि आप काम को टालें। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये है कि काम न करने की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि ज़रूरी से ज़रूरी काम को भी हमें वो इच्छा शक्ति जो ये कह रही है कि काम को टाल दो, हमें लगातार धक्का देती, मत करो मत करो मत करो मत करो, और नतीजा ये है कि हम नहीं करते हैं। राइट? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब चूंकि प्रोक्रास्टिनेशन एक मेंटल प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है कि ये दिमाग में पैदा होने वाली फीलिंग से जुड़ा है, और जुड़ा है तो उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष ज़रूर होंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़रूर होंगे। पहला फैक्टर क्या है? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मूड। हम क्या करते हैं, अपने वक्ती मूड के आधार पर फैसला लेते हैं। सुबह मन था कि 4 बजे बैठ के पढ़ेंगे, 3 बजे तक फुल एनर्जी थी कि हाँ 1 घंटे बाद बैठ के पढ़ना है। अचानक से मूड स्विंग हो गया, अचानक से दिमाग बदल गया, दिमाग ने ये कह दिया कि नहीं यार अभी नहीं करेंगे, और हमने उसे तुरंत मान लिया। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हमारे मूड का थोड़े थोड़े समय में लगातार बदलना, ये भी प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ावा देता है। एब्स्ट्रैक्ट गोल्स। हमने सोचा तो कि करेंगे, मगर कैसे करेंगे, कितना करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे और किस लिए करेंगे, ये हमें क्लियर नहीं है। और अगर हमें क्लियर भी है तो हम उसे क्लियरली देखना नहीं चाह रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इस वजह से भी पैदा होता है। डेवलप टेंडेंसी ऑफ डिलेइंग टास्क। हमारी टेंडेंसी मतलब एक तरीका डेवलप हो गया है काम करने का हमारा, हमारी आदत धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो गई है। प्रोक्रास्टिनेशन हमारी लाइफ में जो हमारी पर्सनैलिटी के इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करने लगा है, यानी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया है। अब हम हर काम को टालने लगे हैं क्योंकि ये हमारी एक नॉर्मल नेचुरल हैबिट बन गया है। राइट? तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। इस टेंडेंसी को ख़त्म भी करना पड़ता है, उस पर भी अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। फाइंडिंग अ टास्क टू बी फ्रस्ट्रेटिंग। अब ये बड़ी समस्या है। देखो बच्चों, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप एक टारगेट ओरिएंटेड टास्क में लगे हैं। टारगेट है सिलेक्शन, टास्क है उस सिलेक्शन से रिलेटेड सिलेबस और सब्जेक्ट को टाइम पर कवर कर देना। राइट? अब प्रॉब्लम क्या है? अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं, अगर काम टालने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम को समय पे पूरा नहीं होने देगी। जो हमें अभी करना है वो कल करने के लिए मजबूर करेगी, फिर जब कल आएगा तो परसों करने पे मजबूर करेगी, जब परसों आएगा तो उसके एक और दिन बाद के लिए टालेगी, और धीरे धीरे हम इस तरह से अपनी पढ़ाई को टालते रहेंगे, अपने पेंडिंग काम को टालते रहेंगे, और हमारा बैकलॉग बढ़ता रहेगा। और ये बैकलॉग आप जानते ही हैं, हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बैकलॉग कितना खतरनाक होता है, ये किस हद तक आपके टारगेट को इफेक्ट करता है और आपको रिजल्ट तक नहीं पहुंचने देता। तो वो टेंडेंसी भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर वो टेंडेंसी आप में डेवलप हो चुकी है तो उसका पहचान करने का तरीका ये है कि आप दिन भर जो करते हैं उसमें से आप रात में सोते वक्त केवल ये सोचिए कि हमने कितने काम टाल दिए जो आज मुझे करने थे। अगर उन कामों की संख्या एक भी है, एक भी सिंगल वन, तो भी आप उस टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ये 2 या 3 या 4 तक पहुंच गई कि आज हमने ये 4 काम तय किए थे, चारों नहीं किए, तो आप टेंडेंसी डेवलप कर चुके हैं, और उससे छुटकारे के लिए बहुत सीरियस इफेक्टिव स्टेप्स उठाने की आपको ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेटिंग टास्क।
हम फ्रस्ट्रेटिंग टास्क नहीं करते, यानी जिस काम को करते वक्त हमें फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, जिस काम को करते वक्त हम उलझन का शिकार हो जाए, हम उस काम को करने से भागेंगे। मगर आप ये सोच करके देखो कि अगर ये उलझन अभी जो हो रही है, ये जो फ्रस्ट्रेशन अभी हो रहा है, अगर इस फ्रस्ट्रेशन से पार आकर के हम वो काम कर लेंगे, बात पढ़ाई की है, अगर पार आके हम वो काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम टारगेट अचीव कर लेंगे। तो आपको लगातार इस टेंडेंसी से बचने के लिए अपने टारगेट के बारे में उसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप कैसे आपने ये सफ़र शुरू किया था, कैसे आपने वो टारगेट तय किया था, और कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको खुद से भी है कि आप वो टारगेट अचीव करें। आपके पेरेंट्स को भी होगी, आपके सोसाइटी में आसपास के लोगों को भी आपसे होगी, मगर आपको भी है। ये चीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप उस फ्रस्ट्रेशन से, उस फ्रस्ट्रेटेड टास्क से भी पार पा सकेंगे, आप उसे कर सकेंगे। बोरिंग, कंसर्न ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर योर वर्क। अब देखिए उसी के आगे बढ़ जाते हैं। बोरिंग, कंसर्न ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर योर वर्क, व्हाट इट मीन्स कि ये फ्रस्ट्रेटेड तो है ही है। फ्रस्ट्रेशन क्यों होगा? क्योंकि बोरिंग काम है, इंटरेस्ट नहीं है, बिना इंटरेस्ट के करेंगे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा काम भी है, कई बार लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ाई से बाहर आते हैं। हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी हम ऐसे हर काम को करने से बचना चाहते हैं जिससे बाद में हमें लगता है कि हमें क्रिटिसाइज्ड होना पड़ेगा। यानी कोई भी ऐसा कदम उठाना, ये एक साधारण ज़िंदगी जो हम लोग जीते हैं उससे जुड़ा एक लेसन है कि पढ़ाई में तो जो चीज़ें हैं वो फ्रस्ट्रेशन और बोरिंग से जुड़ी हैं ही, मगर कॉमन जनरल लाइफ में भी कई ऐसे काम हमारे सामने आते हैं जिनको लेके हमारे मन में ये डर होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा क्रिटिसाइजेशन होगा, हम गलत काम करने जा रहे हैं, तो भी हम प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, हम काम को टालना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट, एनर्जी, डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए। डिलेड आउटकम, फाइंडिंग अ टास्क टू बी फ्रस्ट्रेटिंग, बोरिंग, कंसर्न ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर योर वर्क, राइट। यानी काम अगर फ्रस्ट्रेटिंग है, बोरिंग है, या हमको ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में उससे क्रिटिसाइज्ड होंगे, ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस है जो ये हमको बताएगा, तो हम क्या करेंगे? प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट में कम बिलो द एक्सपेक्टेशन। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये पढ़ाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि हम जब भी ऐसा कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, जिसमें हम वीक हैं, जिसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसको पढ़ के हम क्या कर लेंगे, इसको पढ़ के होना क्या है, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, मैं ख़राब हूँ इस सब्जेक्ट में तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद भी ख़राब ही रहने वाला हूँ। यानी हमें ये पहले से फील होना शुरू हो जाता है कि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम टाइम देंगे तो इसका आउटकम, अगर मैं बहुत एक्सपेक्टेशन रखूँ भी तो मेरी एक्सपेक्टेशन के लेवल पे नहीं आने वाला। तो जहाँ भी हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आने की संभावना होती है, हम प्रोक्रास्टिनेट वहाँ कुछ शुरू कर देते हैं। और ये सब्जेक्ट के केस में बहुत होता है। आप फिज़िक्स में कमज़ोर है, आप फिज़िक्स को उठाते वक्त फील करिए कि आपका दिमाग आपसे क्या कह रहा है। आपका दिमाग आपसे कह रहा होगा कि इसको थोड़ी देर बाद उठा लेते हैं, बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, वो बहुत अच्छे से आती है, उस पर कमांड है, चलो पहले उसको थोड़ी देर पढ़ लें। इससे दूर हो जाइए। अगर टारगेट ओरिएंटेड स्टडी है तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने ही हैं। तो बिल्कुल इस बात को दिमाग में मत आने दीजिए कि एक्सपेक्टेशन जो आपकी है वो पूरी होगी या नहीं होगी। आप एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं। लो आउटपुट आएगा मगर आएगा तो। बस इस बात पर आपकी निगाह होनी चाहिए कि अगर आपने 10% आउटपुट के बारे में सोचा है और 1% भी आ रहा है तो ये आपकी जीत है। और अगर आप ये लगातार करते रहेंगे तो ये 1% 2% में बदलेगा, 2-3 में बदलेगा, 3-4 में बदलेगा, और धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। हैविंग सो मैनी थिंग्स बट नॉट क्लियर वेयर टू स्टार्ट। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे? फिज़िक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन ख़त्म कर लिया है, मैकेनिक्स शुरू करना है। बायो में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है, रटना है, याद करना है, पढ़ना है। केमिस्ट्री में IUPAC अभी पेंडिंग पड़ा है, उसको करना है। 4-5 चीज़ें आपके सामने पेंडिंग पड़ी हैं। ये 4-5 चीज़ें बैकलॉग के तौर पर पड़ी हैं। प्लस क्लास में, कोचिंग में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ाया जा रहा है, वो भी सामने आ रहा है। अब आप जब पढ़ने बैठे, आपके दिमाग में एक साथ कई सारे टास्क चल रहे हैं। उधर वो पेंडिंग है, इधर ये पेंडिंग है, इधर ये पेंडिंग है, आज ये नया पढ़ा दिया गया है। और इन सबको पढ़ने की बात सोचते वक्त दिमाग में ये भी आ रहा है कि फिर प्रैक्टिस कब करेंगे, सेल्फ स्टडी के लिए भी तो अलग से टाइम चाहिए। यानी इतनी सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ आ रही हैं
और ये सारी चीज़ें दिमाग में आने के बाद एक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है दिमाग में, जब आपके मन से निकलता है यार छोड़ो 1 घंटे बाद बैठेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब माइंड क्लियर हो जाएगा कैसे करें तब बैठेंगे। और माइंड कभी क्लियर नहीं होगा, माइंड कभी क्लियर नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। पढ़ाई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रोक्रास्टिनेशन की कोई जगह नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों को डिले करने की, काम को टालने की हैबिट से बचना होगा। इस आदत से बचना होगा कि मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढूं। भैया आप इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको एक टारगेट अचीव करना है, तो कोई भी नेगेटिव थॉट जो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, जो आपकी मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब करती है, आपके लिए जहर है। उससे बचने का तरीका ये है कि पूरा फोकस सिर्फ टारगेट पे हो, स्टडी पे हो। और प्रोक्रास्टिनेशन जैसी चीज़ों को कोई अधिकार नहीं है कि आपको आपके लक्ष्य से भटका दें। आपका दिमाग आपके नियंत्रण में होना चाहिए, आप दिमाग के नियंत्रण में नहीं होने चाहिए, राइट। तो अब है क्या शुरू करने वाली बात है। तो जब इस तरह का कन्फ्यूज़न दिमाग में आए कि भाई इतने सारी चीज़ें करने को हमारे सामने हैं, हम पहले फिजिक्स पढ़ लें या केमिस्ट्री पढ़ लें या बायो पढ़ लें, या जो पेंडिंग पड़ा है वो कर लें, या प्रैक्टिस के लिए पिछला होमवर्क पड़ा हुआ था उसमें प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल बाकी थे वो कर लें। जब ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही हों तो आप सब दिमाग से निकालिए, सब कुछ दिमाग से निकाल के बाहर रख दीजिए और एक कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, रेंडमली उठा लीजिए और शुरू हो जाइए। क्योंकि सोचते रहने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा, ये बात समझना ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये सोचता रहूं कि मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ाई नहीं हो जाने वाली है। पढ़ने के लिए किताब उठानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग, इन्वेस्ट योर टाइम इन एक्शंस, convert your time into actions, right? Because it is required. It is required to get succeed. It is required to convert your dream into reality, and this is the fact only. Okay? Task is very hard to do. बात फिर वही आ गई कि हर वो चीज़ जो हमें कठिन लगती है उसे करने से पहले हमारे मन में हार का डर आता है। हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी क्षमता के बाहर है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा इसमें हार होना तय है, इसमें हमारा फेल्योर तय है। तो जब भी कोई हार्ड चीज़ सामने आती है हम पलायन यानी भाग जाने की स्थिति में अपने आप को पाते हैं। और चूँकि हम मेंटली इतना स्ट्रांग अपने आप को नहीं करते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेशन टेंडेंसी डेवलप कर चुके होते हैं, तो हम भाग जाने के बारे में सोचते नहीं हैं, एक्चुअली भाग जाते हैं, राइट। तो यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर ब्रेन। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टफ सब्जेक्ट तभी इजी होने वाला है जब उससे मैं लड़ूंगा, जब उसके साथ मैं बैठूंगा, उसे मैं पढ़ूंगा। सोचने से वो टफ सब्जेक्ट इजी नहीं होगा, सोचने से वो टास्क इजी नहीं होगा, वो जैसा हार्ड है वैसा ही बना रहेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लिए कि अगर कोई सब्जेक्ट टफ लग भी रहा है तो उसको पूरा टाइम दीजिए, इग्नोर मत करिए, उससे भागने की टेंडेंसी मत डेवलप करिए दिमाग में, क्योंकि ये आपको हमेशा उस सब्जेक्ट से दूर रखेगा। और आपको पता है कि जहाँ तक बात सिलेक्शन की है, तो जिस तरह की पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर वो टफ़ है तो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ईजी है तो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में तो सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। और सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे और हम अच्छी रैंक और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लमैटिक एनवायरनमेंट, नो सेल्फ कंट्रोल। टाइम मैनेजमेंट पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि हमें अपने टाइम को एक सर्टेन टाइम टेबल में बांटना पड़ेगा। ये टाइम टेबल हम बांटेंगे कैसे, इसके लिए हमको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम किस किस टाइम जोन में अपनी बेस्ट एनर्जी के साथ स्टडी कर सकते हैं। उस टाइम जोन का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए उस टाइम जोन को अपने टाइम टेबल में सबसे ज़्यादा जगह दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा चैप्टर्स के लिए जगह दीजिए, अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करिए, चीज़ें छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में करिए, एक साथ बैठ के मत करिए, आप थक जाएंगे। ज़रूरत का सारा सामान आसपास लेके बैठिए। ये बहाना दिमाग में नहीं आना चाहिए, दिमाग बहुत शातिर है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको बेवकूफ़ बना देगा। पानी पीने के लिए 5 बार उठा लेगा, टॉयलेट जाने के लिए 5 बार उठा लेगा, कुछ भूख लग रही है ये फीलिंग करा के कुछ खाने के लिए 5 बार उठा लेगा। अच्छा, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, फ्रेंड से 2 मिनट बात करके फिर पढ़ लेंगे, ऐसा भी कराएगा। यानी हर वो चीज़ कराने की आपसे कोशिश करेगा जिससे आप उस पढ़ाई से भाग सके, जिसको करने में आपका ब्रेन अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। अनकंफर्टेबल वो महसूस कर रहा है, फेल्योर हमको मिल रहा है, राइट। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
प्रॉब्लमेटिक एनवायरनमेंट, घर में शोर बहुत होता है, घर में जॉइंट फैमिली है, बड़ा घर है मगर उसके बावजूद जॉइंट फैमिली है, बड़ी जॉइंट फैमिली है, हमारे पास जगह नहीं है अलग से बैठ के पढ़ने की, हम जहाँ बैठ के पढ़ते हैं पूरे घर का शोर आता है, डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। हम जहाँ पढ़ रहे हैं, गर्मी का महीना है, पंखा चल रहा है, घर में कूलर नहीं है, गर्मी से परेशान है, प्रॉब्लमेटिक एनवायरनमेंट है। हम पढ़ने बैठे हैं मगर कोई ऐसी घटना हुई है जिससे हमारा दिमाग उलझन में है, उस उलझन से हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक मेंटल एनवायरनमेंट है। यानी जब तक आप उस उचित वातावरण को नहीं ढूंढ लेंगे जहां पर आपके फोकस को डिस्टर्ब करने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट और फैक्टर मौजूद ना हो, तब तक आप अपना फोकस नहीं बना पाएंगे। और जब फोकस नहीं बनेगा तो प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप शुरू होगा। अच्छा अभी शोर बहुत हो रहा है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं। अच्छा अभी रुक जाते हैं, अभी मन नहीं हो रहा है, मन बहुत अपसेट है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं। अच्छा अभी ऐसा हुआ है, फादर ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, हमारे घर में कुछ नया गैजेट्स आ गए हैं, हमारे घर में कुछ अच्छी चीज़ हो गई है, हमारे घर में आज बर्थडे है, पार्टी है, बहुत हेल्दी बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट है, मैं भी खुश महसूस कर रहा हूँ, वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, बाद में कर लूँगा। यार अपने आप को कब तक नहीं समझाओगे आप हैं? आपका दिमाग तो आपको हर चीज़ अपने हिसाब से समझा ही लेता है, मगर आप अपने दिमाग को कब समझाओगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है? और जब तक ये नहीं समझा पाओगे, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी लाइफ का एक पार्ट बना रहेगा, कामों से आपको डिले कराता रहेगा। नो सेल्फ कंट्रोल। मुझे लगता है इसके बारे में मेरे कुछ भी कहने से ज़्यादा आप खुद अपने बारे में जानते हैं। नो सेल्फ कंट्रोल। मेरा खुद पे नियंत्रण नहीं है, और अगर मेरा खुद पे नियंत्रण नहीं तो मैं क्यों सपने देख रहा हूँ? किस चीज़ की उम्मीद कर रहा हूँ? AIR 1 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 100 आ जाएगी, कैसे आ जाएगी भाई? सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। मैं अपने आप को ही नहीं समझा पा रहा कि मुझे बैठ के पढ़ना है, मैं अपने आप को ही नहीं समझा पा रहा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अपने आप को ही नहीं समझा पा रहा कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट तो है मगर इसे करना ज़रूरी है। मैं तो केवल ये देख रहा हूँ कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ और उस कंफर्टेबलनेस के हिसाब से काम कर रहा हूँ। यानी मेरा ब्रेन जहाँ कंफर्टेबल है वो मुझसे वो काम कराता जा रहा है और मैं वो करता जा रहा हूँ। तो जब सेल्फ कंट्रोल नहीं है बेटा तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। सेल्फ कंट्रोल मीन्स हर वो चीज़ आपके तय किए हुए तरीके से हो। सेल्फ कंट्रोल मीन्स आप जो करना चाहते हैं उसके लिए जो टाइम टेबल आप तय करें उस तरह से काम हो। सेल्फ कंट्रोल मीन्स आपने अपने लिए जो ओवरऑल एक प्रोसेस तय कर रखा है कि मुझे ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है और इसका ये रिजल्ट आना है, वो आपके हिसाब से चले। आप 4 बजे पढ़ने बैठना चाहते थे, सेल्फ कंट्रोल नहीं था, डिले कर दिया, 5 बजे बैठेंगे। क्यों कर दिया भाई? वो 1 घंटा जो आपने डिले किया है वो उस 1 घंटे में आप 1 चैप्टर पढ़ सकते थे, उस 1 घंटे में आप 25-30 क्वेश्चन कर सकते थे, उस 1 घंटे में आप कुछ नया सीख सकते थे सब्जेक्ट पे। मगर हमको चूँकि कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, हमें तो कंफर्ट जोन की तरफ भागने की आदत है क्योंकि हमारा ब्रेन हमें उधर ले जाता है, तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, हम चीज़ों को टालते रहेंगे और नतीजा क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा। तो यू नीड टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल राइट नाउ। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये जो डिलेइंग टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप हो गई, ये जो प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर डेवलप हो गई, कामों को टालने की जो इच्छा शक्ति हमारी मजबूत हो चुकी है जो हमें काम नहीं करने देती, इनसे बचने का कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत छोटे छोटे से मेथड्स हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे पहला, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप यू कैन टेक टूवर्ड्स योर गोल। मुझे आज बैठ करके फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना था, 4 बजे का समय तय था, 3:30 बजे मेरे मन में आया कि यार 1.5 घंटा रुक जाते हैं उसके बाद पढ़ लेंगे। सिर्फ उसी समय आपका सेल्फ कंट्रोल इतना अपने ऊपर होना चाहिए कि भले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे पढ़ने के प्लान करके बैठे थे और आपने नहीं पढ़ा, मगर आप इतना ज़रूर करें कि भले ही 10 मिनट के लिए, भले ही 15 मिनट के लिए, भले ही 20 मिनट के लिए ठीक 4 बजे इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर खोलें और कुछ करने की शुरुआत कर लें। भले 20 मिनट बाद आप किताब बंद कर दें। पहली चीज़, मन में ये फीलिंग आएगी कि मैंने काम को डिले नहीं किया। दूसरी चीज़, हो सकता है कि उस 20 मिनट में ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि नहीं हम पढ़ लेते हैं। तो क्या होगा कि वो जो डिले होने वाला था, वो जो आप काम को टाल देने वाले थे, वो टलने से बच जाएगा। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया और पूरे 2 घंटे आपने पढ़ लिया तो आपकी जीत हो गई। मगर अगर 2 घंटे नहीं भी पढ़ा और 20 मिनट पढ़ लिया तो आपने कम से कम अपने सेल्फ कंट्रोल को इतना स्ट्रांग बना लिया कि आप प्रोक्रास्टिनेट करने से बचे।
आपने चीज़ को समय पे शुरू किया, भले ही समय तक खींचा नहीं, भले ही आपने पूरी ड्यूरेशन तक उसे नहीं खींचा, मगर आप 20 मिनट पढ़ लिए, ये एक शुरुआत है। यही 20 मिनट 40 मिनट बनेगा, यही 40 मिनट 60 मिनट बनेगा, और यही 60 मिनट 120 मिनट बनेगा, यानी 2 घंटे। तो प्रोक्रास्टिनेशन से बचने का पहला तरीका ये है कि जब भी किसी काम को डिले करने की बात मन में आए, उसे डिले मत करिए। भले ही आप लंबे समय तक ना करिए, मगर थोड़ा सा काम उस वक्त उस तय समय पे उस दिशा में ज़रूर करिए जो आपने तय किया है। बी प्रिपेयरिंग एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर वर्क बाय प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। अब क्या है, मैंने अभी जैसे बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो मुझे 4 बजे से पढ़ना था, तो मैं क्या करूं, उससे पहले 3:30 बजे उठूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर खोल के किताब रख लूँ, रजिस्टर उठा के रख लूँ, पेन्स उठा करके ले आऊँ, टीचर्स के नोट्स ले आऊँ, अपना मॉड्यूल उठा करके ले आऊँ, राइट। और जो रिवीजन के लिए हमने नोट्स बना रखे थे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ रिवीजन का लिख रखा था, वो भी उठा के ले आऊँ, यानी ये प्रिपरेशन शुरू कर दूँ। कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन करते करते हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है और हम करने लग जाते हैं उसे, राइट। तो पहला तो ये था कि काम को टाले नहीं, भले ही 20 मिनट के लिए करें। आपने 2 घंटे के लिए सोचा था, मत करिए 2 घंटे, 20 मिनट करिए, हो सकता है उस 20 मिनट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। दूसरा ये कि जब आप तैयारी करेंगे उस काम की, 4 बजे बैठना था, 3:45 बजे से तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने आप को फोर्स करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। उस तैयारी को करते करते भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन डेवलप हो जाता है कि हाँ चलो करते हैं, या हमने सब इकट्ठा कर लिया तो बैठ के पढ़ ही लेते हैं। यही वो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन से आपको दूर लेके जाएंगी। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल पार्ट्स और स्टेप्स मींस सब टास्क यू कैन ईजिली कंप्लीट। मैंने ये सोचा था कि आज 4 बजे से इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाऊंगा और उसके पहले 6 पेजेस में जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज हैं और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर डालूंगा। नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए उसे। आप जब पढ़ने बैठिए, आप ये मान के बैठिए कि चलो 6 पन्नों में से 3 पन्ने अभी पढ़ूंगा और 20 मिनट का ब्रेक लेके 3 पन्ने फिर पढ़ूंगा। अब अगर सब्जेक्ट टफ है, डिफ़िकल्ट है, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, तो हम काम को डिले करते हैं। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो हम काम को डिले करते हैं। हमारी टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है, बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को करते रहें, तो अब हमारी आदत में शामिल हो चुका है तो हम नहीं करेंगे। मगर अगर हम उस पूरे टास्क को 2 टुकड़ों में बांट के एक टास्क को करने की कसम खा लें और अपनी ज़िद पकड़ लें कि नहीं साहब आज मुझे इसे टालना नहीं है, भले ही मैं 3 पन्ने ख़त्म करूँगा मगर करूँगा, तो वो 3 पन्ने ख़त्म करने के बाद जब आप 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, वो 20 मिनट आपको फिर से रिचार्ज कर देगा अगले 3 पन्ने पे जाने के लिए। ठीक, तो प्रोक्रास्टिनेशन है क्या? बेसिकली एक हैबिट है चीज़ों को डिले करने की। आप उसको डिले करने से अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो कंप्लीटली डिले मत करिए, पार्शियल डिले करिए। धीरे धीरे आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में ये पाएंगे कि आपका डिले करने का जो टेंडेंसी है वो घटने लगा है। आपका जो काम को टालने का तरीका है वो धीरे धीरे सुधर रहा है। अब आप चीज़ें नहीं टाल रहे हैं, अब आप चीज़ें कम देर के लिए टाल रहे हैं। अब आप चीज़ें टालते भी हैं तो कम से कम उसकी शुरुआत करने के बाद उसे रोकते हैं, और यही प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन से दूर ले जाएगी। कमिट योरसेल्फ फॉर टाइनी फर्स्ट स्टेप, लेट योरसेल्फ मेक मिस्टेक्स। भाई जब हम किसी चीज़ को डिले करते हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस में होता क्या है, हमारी वीकनेस छुपी होती है, और वो वीकनेस हमसे क्या कराती है? मिस्टेक कराती है। तो आप मिस्टेक करने से मत डरिए, आप काम करिए नतीजे की चिंता किए बिना। मिस्टेक्स होंगी तो हमें पता चलेंगी तो इम्प्रूवमेंट के चांस भी मिलेंगे, राइट। मगर अगर केवल इसलिए कि हमसे मिस्टेक होती है, इस डर से भी हम प्रोक्रास्टिनेट शुरू कर देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत बात है। आप मिस्टेक होने दीजिए, मिस्टेक होंगी तो चीज़ें सुधरेंगी। हम पढ़ने बैठेंगे, हम एक न्यूमेरिकल उठाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे, नतीजा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। हमको सॉल्व करने से पहले पता होगा कि इस सब्जेक्ट में हमारी वीकनेस क्या है, या ये न्यूमेरिकल जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आया है, ये मुझसे सॉल्व नहीं होने वाला है और इसी वजह से मैं उसको टाल जाऊँ, इसका कोई मतलब नहीं है। आप करिए, नतीजे गलत आएंगे, रिजल्ट गलत आएगा, कोई इशू नहीं है, आप एफर्ट्स करिए। वो नतीजे गलत आना भी आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वो आप उन नतीजों को सही कर सके, आप उन न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से सॉल्व कर सके। मगर सही तरीके से सॉल्व आप तभी कर पाएंगे जब आप उसे गलत तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे, यानी कि जब आप एक मिस्टेक कर चुके होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए प्रोक्रास्टिनेशन का एक बेसिक रीज़न मौजूद है। वो रीज़न क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आना। हमको लगता था कि हम बैठेंगे और 10 सवाल करेंगे और 10 सही कर लेंगे, हमने 3 सही किए, 7 गलत कर दिए। कोई इशू नहीं है यार, वो जो 7 गलत किए वो कल टीचर से पूछ लेंगे, मगर हम 10 करने की कोशिश तो करें, हम उसको टालें क्यों? ओके,
प्लान हाउ यू विल डील विद ऑब्स्टिकल्स, रिमेंबर द डेज व्हेन यू अचीव्ड द गोल्स। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपनी पढ़ाई करते वक्त, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी बाधाएं हैं। सबसे पहली बाधा तो हमारा मन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बाधा वो टेंडेंसी है जो डेवलप हो चुकी है। तीसरी बाधा जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑफ द ग्रिड जाने की बात, हम ऑफ द ग्रिड जा ही नहीं पाते हैं। हम अपने घर के एनवायरनमेंट से दूर नहीं हो पाते, हम अपने फ्रेंड सर्कल से दूर नहीं हो पाते, हम अपने मोबाइल हैंडसेट से दूर नहीं हो पाते, हम बहुत सारी और चीज़ें जो हमको डिस्टर्ब करती हैं हम उनसे दूर नहीं हो पाते। तो वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ऑब्स्टिकल्स हमारे दिमाग में बने रहते हैं, वो हमारी पढ़ाई को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। मैं बात क्या कह रहा हूँ, प्लान हाउ यू विल डील विद ऑब्स्टिकल्स, यानी पढ़ाई करने के वक्त या पढ़ाई करने के लिए बैठते वक्त से पहले वाला जो वक्त है वो ये तय करने का है कि पढ़ाई के दौरान हमें पूरा फोकस चाहिए, तो कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। प्यास लगेगी, पानी रख लो। भूख लगेगी, कुछ खाने को रख लो। घर में शोर बहुत होता है, पढ़ने से पहले पेरेंट्स को बता दो। घर में इन्वायरमेंट कूल और काम चाहिए, फोकस चाहिए, शांत माहौल चाहिए, पेरेंट्स को बता दो। घर में मुझे नहीं लगता कि परिवार का कोई ऐसा सदस्य होगा जो इस बात के लिए आपसे नाराज़ हो जाए कि आप पढ़ने जा रहे हैं और उनको शोर नहीं करना है, राइट। तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स के बारे में प्लान कर लो, सबको बता दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारे ऑब्स्टिकल्स कंट्रोल हो जाएंगे, सारे वेरिएबल्स कंट्रोल हो जाएंगे, आप फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, जब भी पढ़ने बैठो, आज हम पढ़ने बैठे हैं, हमारे मन में डिले करने का आ रहा है, तो ज़रूर एक दिन पहले अगर आपने डिले से अपने आप को बचा लिया था तो उस समय के बारे में सोचो। यानी आप जिस टास्क को करने जा रहे हैं, जिसे प्रोक्रास्टिनेट करने की फीलिंग आपके अंदर है, जिसको आप टालना चाहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, आपकी काम टालने की इच्छा शक्ति ज़्यादा प्रबल है, तो आप उस दिन के बारे में ज़रूर उस वक्त सोच लीजिए जिस दिन आपने अपनी काम करने की इच्छा शक्ति को ज़्यादा मजबूत बना लिया था और काम टालने वाली इच्छा शक्ति को हरा दिया था और आपने बैठ के पढ़ाई की थी। और याद करिए कि उस पढ़ाई को ख़त्म कर लेने के बाद जो जीत का एहसास आपको था वो कितना कंफर्टेबल फील करा रहा था। वो जो विनिंग फीलिंग है ना, वही विनिंग फीलिंग आपके लिए प्रेरणा का काम करेगी और आप आगे डिले करने से बचेंगे। ठीक, सेट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, फोर्स योरसेल्फ टू स्टिक ऑन टाइम मैनेजमेंट, स्टार्ट विद योर बेस्ट और वर्स्ट टास्क। टाइम तय करिए, टाइम टेबल सेट करिए, इन्वायरमेंट सेट करिए। जो टारगेट आपने तय किया है, जिस टाइम के लिए तय किया है, उससे 15 मिनट पहले उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जब टाइम आ जाए बैठ के करना शुरू कर दीजिए। 2 घंटे लगातार करना संभव लग रहा है तो पहले ही आधे घंटे करिए, मगर करिए ज़रूर, उसे टालिए नहीं। और इन सारी चीज़ों को करते वक्त स्टार्ट विद योर बेस्ट और वर्स्ट टास्क से मतलब ये है कि या तो जिसमें आप सबसे अच्छे हैं वहाँ से शुरू करिए, या जिसमें आप सबसे ख़राब है वहाँ से शुरू करिए। दोनों केसेस में आपके लिए लर्निंग प्रोसेस ओपन रहेगा। जिसमें आप बहुत अच्छे हैं करेंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे। जिसमें आप बहुत ख़राब हैं, ख़राब परफॉर्म करेंगे, मगर वो कहीं ना कहीं चैलेंज की फीलिंग डेवलप करेगा। और उस चैलेंज की फीलिंग को जब आप फील करेंगे तो आपके लिए वो वर्स्ट टास्क एक चैलेंज की तरह हो जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ हाउ ब्रेन वर्क्स वाले लेक्चर में कि जब भी दिमाग के लिए हमारे सामने कोई चैलेंज होता है, वो चैलेंज हमारे ईगो पर आता है, और वो ईगो जो हमारा है, यानी हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हमें हारना नहीं देना चाहती, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाती है, राइट। कुल मिलाकर के इस सारे डिस्कशन का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम टारगेट ओरिएंटेड टास्क करने वाले हैं तो उस टास्क को करने के लिए, फिर वो चाहे पढ़ाई हो, आम जीवन से जुड़ा कोई काम हो, हमारी कोई निजी ज़िंदगी की समस्या हो, उसको टाल देने से उसका हल बच्चों नहीं मिलने वाला है। उससे लड़ करके, उससे जीत करके ही हल मिलने वाला है। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी अकेली हैबिट है जो आपको कई बार चीज़ों से दूर ले जाती है। तो अपनी दिनचर्या पे फोकस करिए, ये सोचने और समझने की कोशिश करिए कि आप कितने काम ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मगर आप टाल रहे हैं। अगर इसकी एक संख्या एक भी है कि एक ही काम था जैसा जो मैंने टाला, तो भी ये गलत है, शुरुआत हो चुकी है, आप उस टेंडेंसी की तरफ बढ़ने लगे हैं। और ऐसे काम अगर 3, 4 या 5 हैं तो आप टेंडेंसी का शिकार हो चुके हैं। अगर उस टेंडेंसी से बचना है, टारगेट अचीव करना है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस जिन पर आपको काम करना है। ठीक, इन चीज़ों पे फोकस करिए। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल डेवलप करिए, चीज़ों से डरना बंद करिए, चीज़ों से भागना बंद करिए। काम की अहमियत आपके फोकस
पर कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, काम की अहमियत आपके फोकस को कितना इम्प्रूव कर देने वाली है, काम की अहमियत इस बात से भी पता चलेगी कि आप रिज़ल्ट को कैसे अचीव करने वाले हैं। आपका गोल आपके लिए सब कुछ है। अगर उस गोल को अचीव करना ही आपकी लाइफ का ओनली एंड ओनली रीज़न है, ओनली एंड ओनली फैक्टर है, ओनली एंड ओनली इम्पॉर्टेंट इशू है, तो आप ये बिल्कुल तय कर लीजिए कि आप इसको टाल नहीं सकते। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको हर वो पॉसिबल चीज़ करनी होगी। ठीक है, तो अभी बहुत सारे रीज़न थे, बैकलॉग की बात हो रही थी, इससे पहले हम लोगों ने और भी कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया था, आज हम प्रोक्रास्टिनेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, हमें किसी चीज़ को डिले नहीं करना है बच्चों, हमें इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने फोकस को इम्प्रूव करना है और टारगेट को अचीव करना है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोक्रास्टिनेशन की साइंस कुछ अलग नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन एक मेंटल फीलिंग है, यानी एक ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ है। आप अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से मजबूत करिए, अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा लीजिए, प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगा। राइट, तो इन चीज़ों पे फोकस करिए और चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होते हुए देखिए। अगर कोई इशू आता है तो फिर डिस्कस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारे एक नीरज सोनी सर हैं, उनके साथ आपके सामने आऊँगा और ये नेक्स्ट वीडियो भी कल तक आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं और IIT JEE मेंस और एडवांस के बच्चों के लिए डिस्कशन करने वाले हैं कि बचे हुए समय में मैथ्स को कैसे तैयार करें ताकि हम IIT JEE मेंस और एडवांस में मैथ्स में अपना बेस्ट आउटपुट दे सकें और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो तब तक उस वीडियो का इंतज़ार करिए और जो मैंने कहा उसको ध्यान रखिए। थैंक यू।